नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। अपना कार्यक्रम शुरू होने के पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। अपील सिर्फ इतनी सी है कि सत्यहिंदी.com को आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारा आपका सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, तो हमें सच कहने की हिम्मत लगातार बढ़ती जाती है। अपना सहयोग बनाए रखें और इस सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाएंगे। आपको एक वहाँ पे बटन मिलेगा, लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप हमें अपना सहयोग देंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। और अब शुरू करते हैं आज का विषय। दरअसल देर शाम मैं एक टीवी चैनल पर था। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता थे, शिवसेना के प्रवक्ता थे और आरजेडी के प्रवक्ता थे। वहाँ बातचीत हो रही थी कि औरंगाबाद में जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेन से कट गए उस पर चर्चा थी। और चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये जो प्रवासी मजदूरों की जो जान गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था एक पैनलिस्ट होने के नाते, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इस बात को लेकर हुई, मुझे लगा कि जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, सरकार की तरफ से सारे कदम उठा लिए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी की आलोचना कर रही थी, लेकिन उसका कहना था कि उसकी पार्टी ने सारे मजदूरों की मदद करने के लिए किस तरीके से टिकट के पैसे खर्च किए हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो सदस्य थे उनका कहना था कि बिहार सरकार से बेहतर तो कोई काम कर ही नहीं रही है और प्रवासी मजदूरों का जितना ख्याल उन्होंने रखा उतना किसी ने नहीं रखा है। शिवसेना ने जो है वो जनता दल यूनाइटेड बिहार और यूपी के सरकारों की आलोचना वहाँ पे की और उसका कहना था कि उसकी सरकार तो सारा कुछ अच्छा काम कर रही है। तो देखकर ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मन में सवाल उठा कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी सरकारें मुस्तैद हैं, केंद्र की सरकार मुस्तैद है, राज्यों की सरकार मुस्तैद है, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं, तो फिर औरंगाबाद में ये जो 16 प्रवासी मजदूर जो ट्रेन से कट कर मर गए, इसलिए कट के मर गए क्योंकि वो पैदल जालना से भुसावल जा रहे थे। 157 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। 36 किलोमीटर चलने के बाद वो थक गए थे। थकने की वजह से वो वहीं रेल लाइन पटरी पर ही उनको नींद लग गई, वहीं वो सो गए। उन्हें इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था कि उस रेल लाइन पर ट्रेन चल रही है, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उस वजह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लिहाजा वो उसी पटरी पर सो गए। उधर से एक मालगाड़ी जा रही थी। मालगाड़ी ने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं रोक पाई और 16 लोग की वहीं मृत्यु हो गई। 5 लोग जीवित बचे हैं, जिनमें से 1-2 की हालत गंभीर बताई जाती है। यह हादसा औरंगाबाद के पास हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि जब सारे राजनीतिक दल, सारी सरकारें कह रही हैं कि उनकी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर यह हादसा क्यों हुआ? क्या ये महज एक कल्पना है, हमारी आपकी कल्पना है, या टीवी चैनल ने कोई फेक न्यूज़ चला रखा है? क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर यह हादसा नहीं होना चाहिए था। फिर मजदूरों को 157 किलोमीटर पैदल चलने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने घर की तरफ जाना चाहते थे। और यही आज की सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि ऐसा लगता है जैसे कि सत्ता के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की आत्मा मर चुकी है। वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे को एक्यूज करना चाहते हैं। आज की तारीख में जब 16 लोगों की मौत हुई है, इनमें से किसी न किसी एक को आगे बढ़कर कहना चाहिए, हाँ मेरी वजह से ये गलती हुई है, हम ये जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं और आगे से हम वायदा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही हमारी राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपको मालूम है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से एक बहुत बड़ी समस्या दिहाड़ी मजदूरों की है। वो मजदूर जो अपना गांव घर छोड़कर बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। तकरीबन 4 करोड़ से 6 करोड़ के बीच का आंकड़ा है इन प्रवासी मजदूरों का। इनमें से 25% उत्तर प्रदेश के हैं, 14 से 15% बिहार के हैं,
7-8% उड़ीसा के हैं और बाकी अन्य 50% के आसपास पूरे देश के प्रवासी मजदूर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि उनके अपने राज्य में, उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में उनके पास रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है जहां कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए उनको पैसा मिल सके या अपना जीवन यापन कर सके। मजबूरी में उन्हें अपना घर छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है। और जब लॉकडाउन अचानक घोषित हुआ तब इनको समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। जो लोग रोज सुबह उठते थे और वो काम की तलाश करते थे, शाम को कुछ पैसा मिलता था, उससे उनका घर चलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, अचानक वो बंद हो गया। अब सवाल यहाँ इस बात का उठता है कि क्या लॉकडाउन लगाने के पहले इन प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ सोचा गया? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कोई योजना बनाई थी? लगता तो ये है कि अचानक शाम को 8 बजे उनके मन में कोई बात आई और उन्होंने देश की जनता से कहा और 4 घंटे की मोहलत देकर उन्होंने अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया। हम और आप जो मध्य श्रेणी के लोग हैं, जो थोड़े संपन्न या सुविधा संपन्न लोग हैं, वो तो अपना जीवन काट लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई योजना लगती नहीं है, ना कोई योजना थी। लिहाजा 2-3 दिनों के अंदर ही सारी तस्वीर साफ हो गई। आपने देखा कि 25, 26, 27, 28 मार्च के दिनों में किस तरीके से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हाईवेज पे हजारों की संख्या में लोग चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल चले जा रहा है। वो जो तस्वीर थी, वो तस्वीर शायद 1947 के पार्टीशन के समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते हुए दिखाई पड़े थे। वो तस्वीर आज भी भूली नहीं पड़ती। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे लेके जा रहे थे, अपना गठरी संभाले हुए लेके चले जा रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे थे। किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। तब भी सवाल उठा था। दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, कुछ लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, क्योंकि इस माइग्रेशन के 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं, 2 बड़े महत्वपूर्ण एक्टर्स हैं जिनके कह सकते हैं। एक, केंद्र सरकार। सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने के पहले क्या कोई योजना बनाई थी? और अगर लॉकडाउन कर लिया, मान लिया उस वक्त योजना नहीं बनी थी, तो क्या उसके बाद इनकी किसी तरीके की योजना थी कि इनके साथ क्या बर्ताव करना है? ये जहाँ पे है वहीं पे इनको रखना है? अगर वहाँ पे रखना है तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खर्चे पानी का इंतज़ाम कौन करेगा? और अगर वहाँ नहीं रखना था तो इनके वापस अगर अपने घर जाने की नौबत आई तो फिर क्या उसका कोई इंतज़ाम होगा? आपको जान के हैरानी होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा माइग्रेंट वर्कर का लेके, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो अदालत में कहा गया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे ने सरकार से पूछा कि भाई इस पे क्या कर रहे हैं आप लोगों की क्या योजना है? हमें इस पे स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि लोगों की हालत बहुत ख़राब है, लोग पैदल चले जा रहे हैं। अगले दिन और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माइग्रेशन हर हालत में रुकना चाहिए। अगले दिन 1 अप्रैल को सरकार के जो दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जो बयान दिया उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना भी हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त सड़क पर एक भी आदमी नहीं है, नोबडी ऑन द रोड। यानी उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गृह सचिव ने बताया है कि उस दिन यानी 1 अप्रैल की 11 बजे तक कोई भी आदमी, कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं है। फिर उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन प्रवासी मजदूरों को नज़दीक के शेल्टर होम में रख दिया गया है, जहां उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये भी कहा कि गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर कर रही है कि इनको फूड पॉकेट्स मिले। ये 31 मार्च, माफ करिएगा, 1 अप्रैल की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि आप हमको स्टेटस रिपोर्ट जल्द दीजिए। अब अगर 1 अप्रैल को केंद्र सरकार
ये कहती है अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि उसके बाद की जो खबरें आई प्रवासी मजदूर, उसके बाद उनका आना जाना रुका नहीं। बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी, कैसे लोग जयपुर से बिहार चले गए पैदल चलते हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ एक लड़की की भी जान चली गई थी। तो फिर ये जो बयान दिया गया था, क्या उसमें सच्चाई थी या झूठ बोला गया था? फिर 28 तारीख को, 28 अप्रैल को इस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट रखी। सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट तुषार मेहता साहब ने रखी। उस वक्त उनका जो बयान है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं। उन्होंने कहा अपने स्टेटस रिपोर्ट में कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से इन प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के सख्त खिलाफ है। क्यों सख्त खिलाफ है? क्योंकि इनमें से 1/3 मजदूर जो हैं वो कोरोना इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो जहां पे कोरोना का संक्रमण नहीं है, जिन इलाकों में, वहां पे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है इनकी वजह से। सुप्रीम कोर्ट उनके बात से सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी पूछा, क्या आपके पास इन मजदूरों को माइग्रेशन को लेके इनके अपने घरों तक पहुंचाने का कोई इंतजाम आपने कर रखा है? कोई योजना है आपके पास? सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं थी। तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह कहा कि अगर कोई योजना होगी तो राज्य सरकारों से बात करके हम आपको सूचित कर देंगे। ये जो 2 इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी 1 अप्रैल को अदालत के सामने ये कहना कि नोबडी इज ऑन द रोड, जबकि लोग सड़कों पर थे, और 28 अप्रैल को ये कहना कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मजदूरों को ले जाने के खिलाफ हैं। ये जो सरकार का कहना है, इसका मतलब उनके पास इस बात की कोई योजना नहीं थी कि प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाना है। इतना ही नहीं, ये भी आदेश था कि जो बॉर्डर्स है उसको सील कर दिया जाए। ये 28 मार्च का ऑर्डर था, बॉर्डर को सील कर दिया जाए और जाने न दिया जाए। अब 28 अप्रैल का ये सरकार का कथन है अदालत के अंदर। अचानक 3 मई को ये होता है कि तमाम तरीके की ढील दी जाएगी लॉकडाउन के अंदर, और ये भी कहा गया कुछ स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेन्स जो हैं वो माइग्रेंट वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी, और उन्हीं माइग्रेंट्स वर्कर को लेके जाएंगी जिनका चेकअप हो जाएगा, जिनके बारे में आश्वस्ति हो जाएगी कि वो कोरोना के मरीज नहीं है। यानी 28 अप्रैल तक आपके पास कोई योजना नहीं होती। अचानक 3 मई को 4-5 दिनों के अंदर एक ब्रेन वेव आता है, और उस ब्रेन वेव के तरीके से आपको एहसास हो जाता है कि इनको वहाँ से वहाँ लेके जाना है। तो ये जो पूरा कथन है। बीच में एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि 14 अप्रैल को जब पहला 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होता है, आपको इस तरीके की जानकारी मिली कि बहुत सारी ट्रेनों के टिकट्स रेलवे ने बुक की थी। यानी उस वक्त भी रेलवे को इस बारे में ना तो कोई जानकारी थी, ना कोई इल्हाम था, या उनको किसी ने बोला था कि आपको ट्रेनें चलेंगी, इसीलिए ट्रेनों के टिकट्स बुक किए गए थे, और लोगों ने इस उम्मीद में टिकट बुक किए गए थे कि लॉकडाउन खत्म होगा और वो ट्रेन में बैठेंगे और अपने घर गंतव्य पे चले जाएंगे। तो पहला लॉकडाउन खत्म होने के पहले कोई योजना नहीं थी इनके पास आगे क्या करना है, या अंतिम समय में उनको बदलाव किया। दूसरे लॉकडाउन खत्म होने के कुछ दिनों पहले ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई योजना नहीं, हम बात करके बताएंगे, और अचानक 3 तारीख को फैसला करते हैं 3 मई को कि नई ट्रेनें चलेंगी और माइग्रेंट वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। इसका बिल्कुल स्पष्ट 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पास कोई योजना नहीं थी, और दूसरी बात आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी कि हमको करना क्या है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर। यानी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करने के समय इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो बेचारे गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके बारे में क्या करना है, इनको कैसे सुध लेनी है। लिहाजा पैदल चलने का सिलसिला चलता रहा।
ये तो मैंने आपको केंद्र सरकार के बारे में बताया। अब राज्य सरकारों की क्या, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनमें से 25% उत्तर प्रदेश के हैं, 14 से 15% बिहार के हैं, 8 से 9% उड़ीसा के हैं, बाकी अन्य राज्यों के हैं। जो सारी की सारी समस्या नजर आ रही है वो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से ही जुड़ी हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या स्टैंड था इस पूरे मसले पर। शुरू से बिहार के मुख्यमंत्री का रवैया बहुत ही टालमटोल वाला रवैया था। आपको याद होगा कि जब कोटा में वहाँ के छात्रों को बसों के जरिए लाने की बात की गई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब वहाँ से अपने लोगों को बसों में लाना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि आप इस तरीके से लॉकडाउन का जो उसूल है, जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। बाद में नीतीश कुमार ने फिर अपना रवैया बदला। इसके साथ साथ जब ट्रेन चलनी शुरू हुई और मजदूरों से जब पैसा वसूला जाने लगा ट्रेन का किराया के तौर पर, और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने जब इस पर हस्तक्षेप किया और कहा कि कांग्रेस इनके पैसे देगी क्योंकि ये बड़ा ही अमानवीय है कि जिन बेचारों के पेट में दाना नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, सिर पे छत नहीं है, वो किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, आप उनको एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप उनसे पैसे ले रहे हैं। तब तेजस्वी ने भी, यादव ने जब इस पर हमला किया तब नीतीश कुमार ने कहा हाँ ठीक है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बहुत ही टालमटोल करके इस बात को लेकर तैयार हुए और तैयार भी क्या हुए, उनका ये कहना था कि जो लोग एक दूसरे से जो बिहार आने के लिए आ रहे हैं, जिनको लाया जाना है, वो उनके विरोधी नहीं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके आने से कोरोना का वायरस फैल सकता है। ये नीतीश जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। यानी उनके पास भी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि इन प्रवासी मजदूरों को लाना है, नहीं लाना है। उनकी चिंता इस बात को लेकर ये थी कि अगर ये आएंगे तो कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। वो इस बात को भूल गए कि ये उनके अपने लोग हैं, संकट में फंसे हुए हैं, ऐसे वक्त में उनकी ज़रूरत है। दिल खोलकर उनको अपने यहाँ बुलाना चाहिए, बुलाने के बाद उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी चाहिए और जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते तब उनको अपने घरों में ले जाते। लेकिन वो शायद ये जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे, इसका जवाब उनके पास हो सकता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पास इतना वक्त तो था कि कोटा में जो उनके उत्तर प्रदेश के जो संपन्न परिवारों के बच्चे फंसे हुए थे उनके लिए बस भेजी गई और उनको बाकायदा लेके आया गया। लेकिन जब इन प्रवासी मजदूरों का सवाल खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है अविनाश अवस्थी, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ के जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो आना चाहते हैं वो सबसे पहले जिस राज्य में हैं वहाँ के टेस्ट सेंटर पे जाएं, अपना टेस्ट कराएं, चेकअप कराएं और चेकअप कराने के बाद जब वो पॉजिटिव ना हो, जब वो नेगेटिव हो, जब साबित हो जाए कि वो कोरोना का संक्रमण उनके ऊपर नहीं है, तब वो यहाँ आएँ। अब आप सोचिए गरीब मजदूर को कहाँ दौड़ेगा, कहाँ भागेगा, किसके पास जाएगा, किस सेंटर में जाएगा, कौन उसका टेस्ट करेगा। अभी आपने दिल्ली के अंदर एक खबर सुनी कि एक पुलिस का सिपाही था जो कोरोना का पॉजिटिव था, वो अपना इलाज कराने के लिए गया, 4 अस्पतालों ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया, उस बेचारे की मृत्यु हो गई। अभी आगरा में एक पत्रकार की हालत है, जो पत्रकार और पुलिस ये सक्षम माने जाते हैं, उनकी बेचारों की मौत हो गई क्योंकि उनके साथ ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो भी अंतिम समय में ट्रीटमेंट हुआ, पहले शुरू में उनको एडमिट नहीं किया था। आप इन गरीब मजदूरों के बारे में जिनको कोई पूछने वाला इस मुल्क के अंदर नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, उनके कहने पहले अपना टेस्ट करा के सर्टिफिकेट लेके आओ। कायदे से होना ये चाहिए था कि आपको कहना चाहिए था ठीक है आप आइए, ट्रेन के अंदर वो व्यवस्था की जाती जहां उनका टेस्ट होता, और अगर उनमें से कोई नेगेटिव पॉजिटिव मिलता तो उनको आप क्वारंटाइन कर लेते, या पूरे ट्रेन में जितने लोग आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन करने की व्यवस्था आप करते, वहाँ उनका टेस्ट करते, वहाँ उनको सेग्रीगेट करते और उसके बाद आप उनको उनके घरों में पहुँचा देते। लेकिन आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री का तो और भी बुरा हाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 3 ट्रेनें कैंसिल कर दी, 3 ट्रेनें। उन्होंने कहा कि आप लोग पहले ये नेगेटिव, जब आपका टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा तभी हम आपको देंगे। यानी उनका अपना प्रदेश, उनकी अपनी सरकार उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर संपन्न परिवारों से होते, जैसा कि कोटा में जो छात्र जो पढ़ने के लिए गए थे, तो उनके लिए बसेस भेजी जाती हैं। उनके बारे में कोई नहीं कहता कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कराइए, पहले आप आपका सर्टिफिकेट लेकर आइए। उनको पूरे सम्मान के साथ बस में बैठाकर लाया जाता है, जब इस देश का मजदूर, गरीब आदमी जिसके सिर पे छत नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की सरकारें ये कहती हैं कि आप सर्टिफिकेट लेकर आइए, अगर आप नेगेटिव होंगे तभी हम आपको राज्य के अंदर घुसने देंगे। ये इनह्यूमन नहीं है, ये अमानवीय नहीं है, ये बर्बर नहीं है तो क्या है? क्या इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आत्मा मर नहीं गई है तो क्या है? वो हजारों की संख्या में लोग पैदल चले जा रहे हैं। लोग 3-3, 4-4 दिन उनको खाना नहीं मिलता है। और जब ये सड़कों पर होते हैं तो पुलिस इनको लाठियां मारती है। आप तो जान के हैरानी होगी। उन्होंने एक यादव जी हैं, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, उनको हो सकता है उनको लोग परेशान करें। उन्होंने कहा कि अब दोबारा कभी दिल्ली नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा यहीं खेती बाड़ी करेंगे, यहीं नून रोटी खाएंगे। जिन राज्यों ने हमको डिसोन कर दिया, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। आप सोचिए, जहां थे वहां उनके रहने का इंतजाम नहीं किया गया, वहां उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने कहा 1,76,000 करोड़ का पैकेज, हम दाल भी दे रहे हैं, हम चावल भी दे रहे हैं, हम जनधन खाते में पैसा भी डाल रहे हैं। अगर जनधन खाते में पैसा जा रहा है, अगर उनको सिलेंडर मिल रहा है, अगर उनको दाल मिल रही है, अगर चावल मिल रहा है, अगर राशन मिल रहा है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो पैदल अपने घरों की तरफ चले जा रहे हैं? क्यों चले जा रहे हैं? या तो ये पैदल चलने वाले झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये जो सरकारों में बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर लोग हैं जो फाइलें भरते हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और इन जनता के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। कोई पैदल 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर नहीं चलेगा। अगर वो संपन्न होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिस देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, और गांधी जी यही कहते थे कि पंक्ति की आखिरी लाइन में बैठा हुआ आदमी, उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। और कालिदास और चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा था, राजा कौन होता है? राजा प्रजा का पिता होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उसी तरीके से राजा को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। सम्राट अशोक भी यही बात कहते थे। आज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये सिर्फ अपनी कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं। ये इनकी कुर्सी बनी रहे, जनता के साथ कुछ भी होता रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए औरंगाबाद में जो घटना हुई है, ये घटना सिर्फ राजनीतिक पतन का सूचक नहीं है, ये इस देश के नैतिक पतन का भी सूचक है। और इस बात का सूचक है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की आत्मा मर चुकी है। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि पिछले 50 दिनों के अंदर सरकारों के पास कोई योजना ही नहीं है कि इन प्रवासी मजदूरों के साथ करना क्या है, क्या करना। तो ऐसे हादसे तो होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।